हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने जो मेरे फर्स्ट वीडियो पे इतना सपोर्ट किया, इतना लव शो किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और इसी तरह मेरे वीडियोस को आगे भी सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं यूं ही इसी तरह आगे भी वीडियो अपलोड करती रहूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर में हमने फिनिश कर दिया था लाइफ स्पैन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम फिनिश कर चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू एंड थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया था उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार के होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। और हमने ये भी देखा था कि इनके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ये क्लोन्स आपस में तो बिल्कुल सेम होते ही हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्लोन्स है ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, पेरेंट्स के भी सेम होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, मतलब जीन्स भी बिल्कुल सेम होते हैं आपस में भी, और पेरेंट्स के जीन से भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं, क्योंकि सेकंड पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी और जेनेटिक कॉम्पोजिशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी जीन्स आके अपना एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा है, तो वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसीलिए जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, है ना, कि किस किस तरह से ये जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन 6 प्रकार के हम पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन से? फिजन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये 6 टाइप की रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन को। ओके, तो फिजन मतलब क्या होता है? फिजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, टूटना क्या? सेल का टूटना, सेल का ब्रेक डाउन होना। ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, अमीबा और पैरामीशियम में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, अब जो फिजन होता है ये दो तरीके से देखने मिलेगा। ठीक है, बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन मतलब जो सेल है, पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में बन जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी दो डॉटर सेल्स में। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो कई सारी मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ फिजन की डेफिनेशन लिख देती हूँ, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ पेरेंट्स बॉडी या डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू द डॉटर सेल्स। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं पेरेंट सेल ब्रेक डाउन इनटू, या फिर लिख सकते हैं डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फिजन। फिजन मतलब टूटना। अब बाइनरी फिजन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब क्या? दो, दो में टूटना, फिजन मतलब टूटना। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, दो डॉटर सेल्स में टूट रही है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन मतलब वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या लिखेंगे? वन पेरेंट सेल्स, पीसी मतलब पेरेंट सेल लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, डीसी। ओके, अब इसका मैं अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, अमीबा। यहाँ पर तो अमीबा में क्या देखने मिलता है, ये जो अमीबा सेल है, जैसे मैंने यहाँ बना दी अमीबा। ठीक है, अब ये जो है
ब्रेक डाउन कर जाएगी या डिवाइड हो जाएगी टू इक्वल अमीबा डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी डॉटर सेल्स। ओके, अब ये डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, लेकिन ये डिवीजन इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड में ये जो सेल है वो बहुत नॉर्मल थी पहले और सडनली ये डिवाइड हो गई, नहीं। सेल अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, है ना। तो सेल प्रिपरेशन कैसे करेगी अपनी, तो सेल प्रिपेयर आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो सेल है डिवीजन करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है ना। तो प्रिपेयर करने से पहले सेल अपने आप को ग्रो करेगी, राइट। सेल अपने आप को ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट होगा, डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। मींस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब जो सेल है वो भी ग्रो हो रही थी पहले, तो सेल ग्रो हो रही थी तो सेल भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, मतलब एक सेल उसके पास एक न्यूक्लियर हो जाएगा, अदर सेल उसके पास भी एक न्यूक्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, ये डॉटर सेल्स है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी, सेल प्रिपरेशन, सेल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। कैसे डिवीजन कर रही है, कैसे प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए, सबसे पहले सेल ग्रो कर रही है, राइट। तो सेल ग्रोथ देखने मिल रही है, इलोंगेशन देखने मिल रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाएगा उसके बाद, क्योंकि न्यूक्लियस इलोंगेट कर रहा है तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन हमें देखने मिल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद न्यूक्लियस का जब डिवीजन हो जाएगा, सेल का भी डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सेल जो है डिवाइड कर जाएगी। ओके, सेल जो कि डिवाइड कर जाएगी। अब ये जो सेल डिवाइड कर गई, मतलब पहली जो डॉटर सेल है उसके पास भी अपना एक न्यूक्लियर है, अपना न्यूक्लियस है, तो सेकंड डॉटर सेल है उसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस है, राइट। तो ये बाइनरी फिजन में क्या हुआ, अमीबा जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब ये जो डिवीजन है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ सबसे पहले, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस देखने मिला, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद हमें सेल का भी डिवीजन देखने मिला, सेल भी जो है दो भागों में डिवाइड हो गई। तो क्या लिखूंगी, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, काइनेसिस मतलब अगेन डिवीजन। तो हमें क्या देखने मिला, जो कैरियोकाइनेसिस भी देखने मिला और साइटोकाइनेसिस भी देखने मिला। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पेरेंट सेल है जो डिवाइड हुई डॉटर सेल्स में, क्या ये डॉटर सेल्स इक्वल है साइज में? यस, ये साइज में इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल साइटोकाइनेसिस। तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, मैं इसके बाद पूरा रब करके पूरे नोट्स के फॉर्म में लिख दूंगी, जिससे आपके लिए इजी होगा अपने नोट्स बनाने के लिए। तो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है, इक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगी इक्वल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ये भी बताइए क्या पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होने के बाद, जो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, उसके बाद बची है कि गायब ही हो गई? गायब हो गई, राइट। इमॉर्टल, तो इमॉर्टिलिटी के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पेरेंट सेल जब गायब ही हो गई तो मरेगी कैसे, राइट। तो इट इज इमॉर्टल। तो ये पेरेंट सेल जो है डिवाइड कर गई दो डॉटर सेल्स में, तो पेरेंट सेल क्या हो गई, वैनिश हो गई, इट डिसअपियर्स, राइट। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ, यहीं पर लिख देती हूँ, पेरेंट सेल डिसअपियर्स। ठीक है, पेरेंट सेल यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। तो ये तो बात रही फिजन के बारे में। क्या बात रही फिजन के बारे में, हमने देखा कि एक जो सेल होती है, जैसे हमने अमीबा का एग्जांपल लिया, यहाँ पर अमीबा सेल डिवाइड हो गए दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम बाइनरी फिजन। ये जो पेरेंट सेल है वो वैनिश हो गई, गायब हो गई, डिसअपियर हो गई और डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, सेल लेकिन डिवीजन करने से पहले सेल प्रिपरेशन करती है डिवीजन की। क्या, कैसे प्रिपरेशन करती है, सेल ग्रो करती है, उसका न्यूक्लियस भी अंदर ग्रो करता है, फिर डिवाइड कर जाता है, उसके बाद सेल भी इलोंगेट होके
दो भागों में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, सेल डिवाइड कर गई, उसके बाद पेरेंट सेल तो डिसअपीयर हो ही गई, वो हमने पढ़ लिया। हमने ये देखा डिवीजन जो होता है वो दो डिवीजन हुए, न्यूक्लियस का डिवीजन एंड सेल का डिवीजन। जो न्यूक्लियस का डिवीजन है हमने उसे कहा कैरियोकाइनेसिस, और जो सेल का डिवीजन है हमने उसे कहा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इक्वल हुआ क्योंकि जो डॉटर सेल्स का साइज है वो बिल्कुल इक्वल है, पेरेंट सेल डिवाइड हुए दो इक्वल डॉटर सेल्स में, इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसे इक्वल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये तो बात रही फिजन की, तो हमने पढ़ लिया फिजन कंप्लीट। ठीक है, और अब जो है मैं इसका एक नोट्स के फॉर्म में लिख देती हूँ जिससे आप इजी रहेगा आपके लिए याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, आप नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं इसे अपना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, पहला पॉइंट क्या है, ये लिखा है पहला पॉइंट तो यहाँ पर वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, सेल प्रिपरेशन टेक्स प्लेस। अब प्रिपरेशन जो है यहाँ पर प्रिपरेशन में आप ब्रैकेट लगाकर लिख सकते हैं क्या क्या प्रिपरेशन हुई, सेल ग्रोथ, फिर क्या हुआ इलोंगेशन, फिर क्या हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर क्या हुआ सेल का डिवीजन। इस तरीके से जो है सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया। सेकेंड चीज क्या लिखूंगी मैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो देखने मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी पेरेंट सेल डिसअपियर्स। अच्छा, उससे पहले मैं लिख देती हूँ इक्वल साइटोकाइनेसिस देखने में। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखती हूँ पेरेंट सेल डिसअपियर्स। ठीक है, तो ये तो बात रही बाइनरी फिजन की। ठीक है, सेम मल्टीपल फिजन भी इसी तरह होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, जो डॉटर सेल्स हैं वो मल्टीपल होंगी, बहुत सारी डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ इतना ही अंतर है। इसके कुछ आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, यहाँ ही लिख देना शुरू में फिजन के पास। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये कुछ एग्जाम्पल देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बात रही फिजन की, तो फिजन यहीं तक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, बडिंग पढ़ेंगे। बडिंग क्या होता है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि है बडिंग। राइट, तो बडिंग नाम से ही आप देख के पता लगा सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। राइट, इसमें बड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर बड का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज बड, बड इज एन आउटग्रोथ। राइट, इट इज एन आउटग्रोथ जो कि सेल की बॉडी के सरफेस पर आपको देखने मिलेगी। ये मोस्ट कॉमनली जो है यीस्ट पे देखने मिलता है आपको बडिंग। राइट, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक यीस्ट की सेल बॉडी बना दूं, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक सेल साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगा न्यूक्लियस, ये क्या है साइटोप्लाज्म। होता क्या है कि ये सेल की बॉडी के ऊपर एक बड फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह। राइट, कुछ समय तक बड अपने सेल के सरफेस पर रहता है और इवेंचुअली कुछ समय बाद ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड ग्रो करता है न्यू इंडिविजुअल की तरह, उसे हम कहते हैं बडिंग। यहाँ से ये अपने आप को डिटैच कर लेता है। राइट, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहला पॉइंट, दे फॉर्म अ बड ऑन देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, दे फॉर्म अ बड ऑन देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, बड रिमेन्स अटैच्ड विद द बॉडी सरफेस, इवेंचुअली कुछ समय बाद दे डिटैचेस फ्रॉम इट्स पेरेंट्स बॉडी। They detaches themselves from their parent body। ठीक है,
फिर क्या होगा, डिटैच होने के बाद पेरेंट बॉडी से ये ग्रो कर जाएंगे एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, एंड देन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं बडिंग, ठीक है। पर यहाँ पर ये भी इतनी आसानी से नहीं होगी, सेल अपने आप को अगेन यहाँ पर भी फिजन की तरह प्रिपेयर करेगी, है ना। लाइक हमेशा सेल डिवीजन करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है, तो यहाँ भी प्रिपेयर करेगी। किस तरीके से प्रिपेयर करेगी, तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले सेल प्रिपरेशन, ठीक है। सेल की यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है फॉर डिविजन, ठीक है। सेल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, प्रिपेयर करने से पहले सेल अपने आप को डिवाइड करेगी। डिवाइड करने से पहले आई मीन न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, राइट। तो कैरियोकाइनेसिस देखने मिलेगा, फिर से कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस भी देखने मिलेगा, दैट मीन्स सेल का डिवीजन। ओके, जो कैरियोकाइनेसिस है वो किस तरीके से होगा, ये जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है यहाँ पर, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस पास आ जाएंगे, दैट मीन्स ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाएगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है ऊपर आएगा, इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स बड के पास भी अपना एक न्यूक्लियस है, सेल बॉडी के पास जो मेन पेरेंट सेल है उसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस है। दैट मीन्स सबसे पहले आपको देखने मिला न्यूक्लियस ने इलोंगेट किया, फिर इलोंगेट करने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस इसके पास है तो ये अपना इंडिविजुअल अपनी तरह से ग्रो कर सकता है जैसे ये चाहे, तो क्या होगा, यहाँ पर से ही डिटैच हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। डिटैच होने से पहले इसका न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा एंड ये न्यूक्लियस बड के पास भी पहुंच जाएगा, देन बड अपने आप को डिटैच कर लेगी पेरेंट बॉडी से, देन नए इंडिविजुअल की तरह, नई यीस्ट सेल की तरह ग्रो करेगी। इसी को कहते हैं बडिंग, राइट। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जो साइटोकाइनेसिस हो रही है, दैट मींस सेल का डिवीजन, क्या ये इक्वल है, क्या ये सेल इक्वल है पेरेंट साइज से। ये पेरेंट बॉडी का साइज देखो आप, देन आप ये देखो डॉटर सेल का साइज देखो, क्या ये इक्वल है, नहीं, राइट, अनइक्वल है। बड तो बहुत छोटा सा है, क्यूट सा, है ना। तो ये बड जो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बड, राइट, ये एक आउटग्रोथ होता है, तो ये जो है यहाँ पर मैं बोलूंगी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस देखने मिल रहा है मुझे, है ना। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, क्या फिजन में ऐसा हो रहा था, नहीं, वहां पर इक्वल सेल में डिवीजन हो रहा था। जो दो डॉटर सेल्स थी वो आपस में तो इक्वल थी ही, लेकिन अपने पेरेंट से भी वो बिल्कुल इक्वल थी, राइट। इसीलिए मैं उसे कह रही थी इक्वल साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर मुझे अनइक्वल साइजेस देखने मिल रहे हैं, इसीलिए मैं क्या कहूंगी, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, राइट। अब आप मुझे बताइए कि बड जो है, जो डिवाइड हो गया, ये बन गई डॉटर सेल, राइट, ये मुझे डॉटर सेल मिल गई। अब एक क्या डॉटर सेल, जब ये डॉटर सेल बन गई तो ये जो पेरेंट सेल है, क्या ये डिसअपियर हो जाता है, नहीं, राइट, पेरेंट सेल तो अब भी है, बस ये डिवाइड कर गया, ये बड जो है वो अलग हट गई, पेरेंट सेल तो अभी भी है यहाँ पर, ये वाली पेरेंट यीस्ट सेल तो अभी भी है यहाँ पर। तो मैं क्या कहूंगी, पेरेंट सेल डजंट डिसअपियर। विजन में क्या हो रहा था, पेरेंट सेल डिवाइड हो जा रही थी दो डॉटर सेल्स में, मींस पेरेंट सेल तो गायब ही हो गई थी, इसलिए मैंने वहां पर बोला था कि पेरेंट सेल डिसअपियर। यहाँ पर डिसअपियर हो रही है, नहीं हो रही, राइट, इसीलिए बोलूंगी पेरेंट सेल डज नॉट डिसअपियर। यहाँ पर ही पॉइंट लिख लो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, यहाँ फोर्थ लिख लो, पेरेंट सेल डजंट डिसअपियर्स, ठीक है। तो ये हो गए 4 पॉइंट, यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो सेल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस करके सेल प्रिपेयर करिए अपने आप को। जो साइटोकाइनेसिस है वो अनइक्वल देखने मिल रहा है क्योंकि पेरेंट सेल साइज में बड़ी है, डॉटर सेल साइज में छोटी है, तो इसे क्या कहते हैं, बडिंग। मोस्ट कॉमनली यीस्ट में देखने मिलता है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर बडिंग के बारे में, राइट। तो हमने अभी तक फिजन कंप्लीट कर लिया, हमने बडिंग कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। अगर आप एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे हैं साथ में तो एनसीईआरटी लेके भी बैठिए, बिकॉज
एनसीईआरटी से आप रिलेट कर पाएंगे, डायग्राम देख पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी वाली डायग्राम नहीं बना रही हूँ। तो आप अगर एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देखेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब शुरू करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फ्रेगमेंटेशन। आप इसके भी नाम से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें जो फ्रेगमेंट्स आ रहा है मतलब ये फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं, राइट। फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद हर फ्रेगमेंट्स की अपनी एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करने की, राइट। दैट्स व्हाट कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। उसे यही एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसे कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। ये मोस्ट कॉमनली आपको देखने मिलेगा स्पाइरोगायरा में, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं इसके, स्पाइरोगायरा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, फिलामेंटस एल्गी। ये और भी हमें देखने मिलता है, जैसे कि फिलामेंटस फंजाई में भी देखने मिलता है। ठीक है, तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है सेल, और फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद हर फ्रेगमेंट्स एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो हम इसके डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाई स्पाइरोगायरा, राइट। तो ये स्पाइरोगायरा जैसे कि है, इसके पास ये जो सेप्टम होते हैं, दैट मीन्स दैट इसके पास वॉल्स होती हैं, राइट। ये वॉल्स हैं, जैसे कि वॉल्स को बोलते हैं सेप्टम, राइट। यहीं से फ्रेगमेंट्स में ये टूटता है, राइट। अब ये जो फ्रेगमेंट है ब्रेक डाउन कर जाएंगे यहाँ से, और ये न्यू जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। जैसे कि ये बन गया एक फ्रेगमेंट, टूट गया, यहाँ भी एक और फ्रेगमेंट टूट गया, यहाँ एक और फ्रेगमेंट टूट गया, राइट। तो ये आपको फ्रेगमेंट्स देखने मिले। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये हर फ्रेगमेंट्स के पास कैपेसिटी होती है ग्रो कर जाने की न्यू स्पाइरोगायरा में, राइट। तो यहीं से ये फ्रेगमेंट एक न्यू पेरेंट सेल की तरह एक बॉडी फॉर्म कर लेगा, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये तो बात रही फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, सबसे पहले फ्रेगमेंट्स ब्रेक्स डाउन। ठीक है, देन मैं क्या लिखूंगी, फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन, ईच फ्रेगमेंट्स have the capacity to grow as a new individual, right। तो मैं यहाँ लिख दूंगी फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन, each fragments have the capacity to grow as a new individual। उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन ये हमने सिंपली वे में समझे, तो सिंप्लीफाई वे में मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी, हर फ्रेगमेंट जो है टूट जाएगा और ईच फ्रेगमेंट जो है इसके पास कैपेसिटी होगी न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाने की। सिंपल, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा में देखने मिलता है, फिलामेंटस फंजाई में भी देखने मिलता है, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। कंप्लीट, इतना सा था। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन को समझते हैं, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन मतलब आप इसके भी नाम से समझ जाएंगे कि स्पोर्स बन रहे हैं, है ना, स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स बनने को क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिखूं स्पोर्स का बनना, राइट। जिसे मैं कह सकती हूँ स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन दैट मीन्स स्पोर्स का बनना, राइट, उसे हम कहते हैं स्पोर्यूलेशन। यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, उसी को बोलते हैं स्पोर्स, स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन देखते हैं।
स्पोर का फॉर्मेशन है ये कई टाइप का होता है। तो इसमें जो पहला टाइप है दैट इज ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स टाइप्स है, ये पहला टाइप है ये ज़ूस्पोर। तो ज़ूस्पोर्स क्या होता है, ये जैसे कि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एंड आई एम नॉट दैट गुड इन डायग्राम, सो डोंट जज मी, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने सेल बनाया, एक बैग बनाया, यहाँ पर ये ज़ूस्पोर्स देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इसके अंदर, ये बैग के अंदर ये फिल होंगे, यहाँ पर बैग के अंदर फिल्ड रहेंगे ज़ूस्पोर्स, और ये बैग से बाहर आएंगे। होगा क्या कि ये जो ज़ूस्पोर्स हैं, ये जो ज़ूस्पोर्स है दैट मींस ये स्पोर्स जो है, ये हम कहते हैं ज़ूस्पोर्स, ये है बैग, राइट। तो इस बैग में मैं इसे पेरेंट सेल भी बोल सकती हूँ, है ना, पेरेंट सेल या बैग। इसमें जो ज़ूस्पोर्स हैं, तो इसमें क्या बोलूंगी इसको, अ बैग इन विच द ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। तो मैं क्या बोलूंगी, बैग कैसा है, बैग इन विच ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस बैग, ये जो बैग है जो ज़ूस्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है, इस बैग को मैं ज़ूस्पोरेंजियम बोलूंगी। चूंकि इसमें ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसीलिए मैं इसे ज़ूस्पोरेंजियम बोलूंगी, वरना कोई भी बैग जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है मैं उसे क्या बोलूंगी, स्पोरेंजियम, राइट। बैग इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो मैं उसे क्या बोलते हैं, बैग जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस। अगर मैं यहाँ पर जू हटा दूं, बैग इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो मैं क्या लिखूंगी, स्पोरेंजियम। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जू लगा दूं तो मैं यहाँ पर इसे क्या कहूंगी, जू स्पोरेंजियम, राइट। तो मैं यहाँ इसको रब करके लिख देती हूँ जू स्पोरेंजियम, अ बैग इन विच जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जू स्पोरेंजियम इसे कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं यहाँ पर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि एक पेरेंट सेल है। तो ये जो ज़ूस्पोरेंजियम है ये मैं इसे बोलूंगी पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल। तो मैं लिख सकती हूं कि ज़ूस्पोरेंजियम प्रोड्यूस ज़ूस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो ज़ूस्पोरेंजियम है ये पेरेंट सेल हो जाएगा, और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं वो डॉटर सेल्स हो जाएंगे, राइट। तो ये ज़ूस्पोरेंजियम कोई पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे, ज़ूस्पोरेंजियम इज द बैग इन विच द ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर द पेरेंट सेल, ठीक है, एंड ज़ूस्पोर्स आर द डॉटर सेल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो देखो आप, ये जो है, ये जो मैंने बनाया है, व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लैजेला, राइट। तो इनके पास अपना फ्लैजेला भी होता है। अब आपको पता होगा फ्लैजेला किस चीज में मदद करता है, फ्लैजेला चलने में मदद करता है, दैट मीन्स ये मोटाइल स्ट्रक्चर होंगे, चलते फिरते, राइट। ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स होंगे, ये चल सकते हैं, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, दैट मीन्स दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं ज़ूस्पोर्स के बारे में बात करूं, यहाँ पर जू स्पोर्स के बारे में बात करूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चलते फिरते होंगे, दे आर वेरी स्मॉल। क्या आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। तो मैं क्या लिखूंगी, माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब आपने यहाँ तक देख लिया। अब आप मुझे बताइए जो ज़ूस्पोर्स हैं ये बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे हैं, बैक के अंदर जनरेट हो रहे हैं, या ये बाहर जनरेट हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, राइट। तो अंदर बनने के कारण ये एंडोजीनस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंडोजीनस। किसके कारण, अंदर बनने के कारण, बनने के कारण, ठीक है।
ये क्या कहलाएंगे, एंडोजीनस। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया। अब आप ये बताइए कि ये जो ज़ूस्पोर्स हैं मोटाइल भी हो गए, माइक्रोस्कोपिक्स भी हो गए और ये एंडोजीनस भी हो गए, राइट। एंडोजीनसली जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं? ऑफ कोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, करेक्ट। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे ज़ूस्पोर्स के बारे में, जो कि डॉटर सेल्स थे, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्पोरेंजियम, दैट इज द पेरेंट सेल, द बैग इन विच द ज़ूस्पोर्स वर प्रोड्यूस्ड। एंडोजीनसली प्रोड्यूस हुए हैं, सेल बॉडी के बैग के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, एंड ये बॉडी के देन बाहर आएंगे, मोटाइल है क्योंकि, एंड ये फिर डिस्पर्स हो जाएंगे एंड देन ग्रो करेंगे एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में। तो इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, राइट। तो ये हो गया एक टाइप ज़ूस्पोर्स। इस तरीके से ज़ूस्पोर्स जनरेट करते हैं एंडोजीनसली। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ाती हूँ, दैट इज द कोनिडिया, राइट। तो कोनिडिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कोनिडिया, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है कोनिडिया, राइट। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोनिडिया। ओके, कोनिडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोनिडिया को समझने से पहले ये मैं यहाँ पर एक कोनिडिया का डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, जिससे इसे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है कोनिडिया का। अब आपको ये देखने मिलेगा कि ये जो कोनिडिया है, यहाँ पर चेन्स बन रही है कोनिडिया की, राइट। तो चेन्स बन रही है कोनिडिया की, तो पहला पॉइंट आ जाएगा चेन्स ऑफ कोनिडिया फॉर्म्स, राइट। चेन बन रही है कोनिडिया की। अब ये जो चेन बन रही है, क्या यहाँ पर कोनिडिया के पास फ्लैजिला है? नहीं है, राइट। दैट मीन्स it has no flagella, that means it is non-motile, right। ये चल फिर नहीं सकते क्योंकि इसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। फ्लैजिला नहीं है, क्या ज़ूस्पोर्स के पास फ्लैजिला था? हाँ। क्या ज़ूस्पोर्स मोटाइल थे? ठीक है, तो ये टोटली ऑपोजिट है उससे। क्या ये जो कोनिडिया है सेल के बॉडी के अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं, इसीलिए मैं कहूंगी इसे एक्सोजीनस। ओके, ये एक्सोजीनस हो गए। ज़ूस्पोर्स एक्सोजीनस थे क्या एंडोजीनस? एंडोजीनस थे, क्योंकि वो बैग के अंदर बन रहे थे। ये बॉडी के बाहर बन रहे हैं, ये ओवर दी हाइफी बन रहे हैं, राइट। तो मैं ओके, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेशन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं कोनिडिया के बारे में लिखूंगी। चेन्स कोनिडिया की बन रही है, फ्लैजिला नहीं है, एक्सोजीनस है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला? अच्छा, एक्सोजीनस का भी लिख देती हूँ, बॉडी से बाहर बनने के कारण, ठीक है। क्या थर्ड पॉइंट, एक्सोजीनस मतलब ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फोर्थ पॉइंट लिखती हूँ, विच इज कोनिडिया के बारे में, दैट इज इट इज नोन एज मोस्ट कॉमन asexual स्पोर ऑफ फंजाई, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ज़ूस्पोर में भी सेम लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एल्गी। ज़ूस्पोर्स वर मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एल्गी, ठीक है। ये ही डिफरेंस है यहाँ पर ये पॉइंट का, ठीक है। दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट कोनिडिया के बारे में, ये जो कोनिडिया है वो कहाँ फॉर्म कर रहे हैं? कोनिडिया फॉर्म्स ओवर द हाइफी, है ना, ओवर द हाइफी। व्हाट इज हाइफी? 11th क्लास सिलेबस अगेन। हाइफी दैट मीन्स बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी ऑफ फंजाई के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं कोनिडिया, ठीक है। चेन्स ग्रो कर रही है कोनिडिया की। आफ्टर दैट चेन अलग हो जाएंगी, इनके पास फ्लैजिला नहीं है, ये नॉन मोटाइल कहेंगे। ये ओवर दी हाइफी जो है यहाँ पर ये जो ग्रो कर रहा है कोनिडिया आपको देखने मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस। जो कि ज़ूस्पोर जो था वो एंडोजीनस था,
यहाँ पर, और ये पॉइंट हो गया लास्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोनिडिया, राइट। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं विथ द ज़ूस्पोर्स, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं यहां पर डिफरेंस लिखूं तो पहला पॉइंट जो हो जाएगा ज़ूस्पोर्स के लिए और एक कोनिडिया, ठीक है। तो ये जो कोनिडिया थे, जो ज़ूस्पोर्स थे, तो ज़ूस्पोर्स कैसे थे, एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे बैक के अंदर, दैट वाज ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगी एंडोजीनस, और ये ओवर दी हाइफी प्रोड्यूस हो रहे हैं, फंजाई की बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए ये एक्सोजीनस है। ज़ूस्पोर्स के पास क्या फ्लैजुला थे, क्या वे मोटाइल थे, यस दे वर मोटाइल। क्या इनके पास फ्लैजुला है, नो। क्या ये मोटाइल है, नो, दे आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ये चलते फिरते हैं ज़ूस्पोर्स, ये चलते फिरते नहीं है। ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर, द ज़ूस्पोर्स आर मोस्ट कॉमन asexual spores of algae, ठीक है, and they are most common asexual spores of fungi, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया के बीच में डिफरेंस भी, ठीक है। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया दो टाइप के स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट इज ज़ूस्पोर्स हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड हमने कोनिडिया कंप्लीट कर लिया। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है दैट इज अमीबा, ठीक है। अब आप बोलोगे अमीबा तो हमने फिजन में पढ़ लिया, अब अमीबा हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हम अमीबा यहाँ पर इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अमीबा यहाँ पर भी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, यस। अब आप पूछोगे क्यों, अमीबा वहां कर तो रहा है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अमीबा टू शो स्पोर फॉर्मेशन एज वेल, क्योंकि अमीबा जो है, अमीबा को कुछ समय बाद या कभी उसको जो है अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में तो वो कर रहा है अपना फिजन के द्वारा, बट यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा, यस, ठीक है। तो हम अमीबा के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ओके। तो अमीबा क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये सिस्ट फॉर्म करता है अपने अराउंड प्रोटेक्शन के लिए, फिर यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसे हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो जैसे कि ये अमीबा की सेल बनाई मैंने, ये न्यूक्लियस है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, जैसे कि इसे फूड, शेल्टर, इसे टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम नहीं मिलता, तो उन अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, सबसे पहले अमीबा एक रेगुलर सेल को फॉर्म करता है, ठीक है। एक रेगुलर सेल वॉल बन जाती है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब रेगुलर सेल फॉर्म होती है, अब ये जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, देखो अनफेवरेबल कंडीशन है, अमीबा डर में है, तो अब अमीबा क्या करेगा, अपने अराउंड 3 लेयर की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, 3 लेयर्स, ठीक है। तो ये हो गई पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये फॉर्म करेगा 3 लेयर, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं, 3 लेयर जो फॉर्म कर रहा है, 3 लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है अपने अराउंड। क्यों कर रहा है, डर की वजह से कर रहा है, फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ये इन 3 लेयर को फॉर्म करके अपना एक कवच बना रहा है प्रोटेक्शन के लिए, है ना। जैसे अगर हमें कोई हार्म करेगा तो हम क्या करेंगे, कवच बनाएंगे, राइट। उसी तरह से ये जो है अमीबा 3 लेयर का कवच बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट, सिस्ट बना रहा है। अब ये सिस्ट बना रहा है तो हम क्या कहेंगे, इनसिस्टेशन, सिस्ट बनाना, क्या बोलते हैं हम इसे, इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन, ठीक है।
तो ये सिस्ट बना रहा है, क्यों बना रहा है? प्रोटेक्शन के लिए बना रहा है ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि अमीबा डर गया, अमीबा को लग रहा है अनफेवरेबल कंडीशन के कारण अमीबा जो है डेंजर में है, तो ये क्या करेगा? ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर बना रहा है, सिस्ट बना रहा है, ठीक है, तो इंसिस्टेशन हम इसे कह देंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखूंगी, फॉर्म्स अ 3-layer structure for protection, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर को सिस्ट कहते हैं, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। क्या बोलेंगे? सिस्ट, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब जो है ये ट्रिपल लेयर की फॉर्मेशन को इंसिस्टेशन बोलते हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा ये थर्ड पॉइंट, इंसिस्टेशन, मतलब ये 3 लेयर का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब क्या होगा, इस अनफेवरेबल कंडीशन में तो इसने बना लिया 3 लेयर की स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अब ये यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा, क्यों ना ये फायदा उठा ले, है ना, अपने लेयर्स का, क्यों ना ये सोचे कि ओके कुछ समय बाद बार बार अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो एक काम करते हैं डिवाइड कर जाते हैं, है ना, बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने ये बनाया अमीबा 3 लेयर स्ट्रक्चर, क्या होगा यहाँ पर, जो इसका न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल फिजन देखने मिलेगा, मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो लेयर है यहाँ पर 3 लेयर मैं अभी बनाऊंगी, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई। अगर ये डॉटर न्यूक्लियाई 2 होते तो मैं बोलती 2 डॉटर न्यूक्लियाई, दैट मीन्स बाइनरी फिजन, लेकिन यहाँ पर ये जो है बहुत सारे मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई हैं, इसीलिए मैं इसे कह रही हूँ मल्टीपल फिजन। कुछ समय बाद ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाएगी, सभी डॉटर न्यूक्लियाइज के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन आ जाएगी। मैं आपको 3 लेयर स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। सिस्ट है इसके पास अभी, ठीक है, तो इसके पास ये सिस्ट होगा। ओके, तो अब क्या करेगा, ये जो है जो डॉटर न्यूक्लियाई जिन्होंने अपने ऊपर मेम्ब्रेन बना दी, अब क्या कहलाएंगे ये? सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, तो ये सूडोपोडियोस्पोर्स बना लेंगे, और हर सूडोपोडियोस्पोर्स की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है पेरेंट अमीबा की तरह डिवाइड होकर ग्रो कर सकते हैं, है ना, हैव द एबिलिटी टू ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये बात हो गई सूडोपोडियोस्पोर्स की, ठीक है। अब यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस में ही इतना काम हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही 3 लेयर की सिस्ट बनी, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही इसने मल्टीपल फिजन किया, ये इसकी दूसरी एक्टिविटी है। अनफेवरेबल कंडीशन में डॉटर न्यूक्लियाई बनाई, उनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद हुई, उसके बाद सूडोपोडियोस्पोर्स बनाए जिनके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है टू ग्रो एंड डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल जस्ट लाइक अ अमीबा, ठीक है, ये बाहर निकल के जो है न्यू अमीबा बनाएंगे, पेरेंट अमीबा जैसे ये बन जाएंगे, ठीक है, बट इस तरीके से ये नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और प्रोसेस होगी, दैट इज द रिमूवल ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, दैट मीन्स कमिंग बैक ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। क्यों ऐसा होता है, क्या हमेशा ही जिंदगी भर अनफेवरेबल कंडीशन रहे? नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन के बाद अगेन फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो यहाँ भी अमीबा के साथ सेम हो रहा है,
अगेन फेवरेबल कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो मैं अब इसे रिमूव कर देती हूँ, इसे पूरा हटा देती हूँ, क्योंकि अब हम फेवरेबल कंडीशन वापस ला रहे हैं, है ना। तो अब फेवरेबल कंडीशन जो कि वापस आ रही है, दैट मीन्स क्या होगा, ये सिस्ट जो है, जो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, ये तोड़ देंगे। ठीक है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, सिस्ट ब्रेक्स डाउन। जो 3 लेयर की सिस्ट बनाई थी, इट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, क्योंकि अब उस सिस्ट का कोई काम नहीं है, क्योंकि अमीबा को अब कोई डर नहीं है। ठीक है, तो वो सिस्ट टूट जाएंगी। दैट मीन्स इस तरीके से ये जो 3 लेयर की स्ट्रक्चर्स हैं, ये टूटने लगी। ठीक है, अब ये जो स्पोर मौजूद थे अंदर, राइट, सूडोपोडियोस्पोर्स जो अंदर मौजूद थे, वो बाहर आएंगे अब। ठीक है, ये बाहर आने लगी कुछ इस तरह। हर जगह से, जहां जहां से ये टूट रही है, सब जगह से ये जो स्पोर्स हैं, ये बाहर आएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स हैं, ये बाहर आएंगे और बाहर आके एक इंडिविजुअल अमीबा, एक पेरेंट सेल की तरह ही अमीबा बना देंगे, राइट। तो ये जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है ना। किसका हो रहा है, लिबरेशन ऑफ स्पोर्स, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्पोर्स सारे बाहर निकल के आ रहे हैं। देन दीज स्पोर्स विल डेवलप एज एन न्यू इंडिविजुअल अमीबा, राइट। तो इस तरीके से अमीबा ने हमारे यहाँ पर एक स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना शो किया, राइट। तो अब ओके, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पोर्स, these spores specifically pseudopodiospores क्या करेंगे यहाँ पर, these pseudopodiospores will develop as a new individual। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन अमीबा का। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से यहाँ पर उसने 3 लेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, जिसे हम सिस्ट कह रहे थे, इंसिस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल फिजन उसने शो किया। दैट मीन्स न्यूक्लियाई जो है, बहुत सारी डॉटर्स न्यूक्लियाई में वहां पर डिवाइड हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने एक मेम्ब्रेन फॉर्म करी अपने ऊपर, उसके बाद वो सूडोपोडियोस्पोर कहलाई। ठीक है, सूडोपोडियोस्पोर्स के पास अपने पास एक जनरेशन, आई मीन उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, सॉरी, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, दैट मीन्स वो एक न्यू इंडिविजुअल अमीबा में डेवलप कर सकती है, राइट। तो ये हो गया। फिर अब क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, दैट मीन्स सिस्ट विल ब्रेक डाउन हियर। ठीक है, सिस्ट टूट रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस्टेशन। ठीक है, ब्रेकेज ऑफ सिस्ट हियर, सिस्ट का क्या हो रहा है, सिस्ट टूट रहा है यहाँ पर, इसलिए हम कहेंगे इसे एक्सिस्टेशन। ठीक है, सिस्ट बन रहा था मतलब इंसिस्टेशन कह रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन ऑफ द अमीबा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा स्पोर फॉर्मेशन भी। अब लास्ट पॉइंट जो है रह गया है हमारा, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थर्ड लेक्चर में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जानने मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन। ठीक है, एक बार वापस से रिव्यू कर लेना लेक्चर अगर आपको देखना हो तो, एंड मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट्स एंड एनसीईआरटी भी अपने साथ रखें पढ़ते टाइम। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू सून।